आज भी सदन की कार्यवाही में हंगामे के आसार जताए जा रहे हैं। कांग्रेस के विवाद को लेकर विपक्ष लगातार हमलावर है। विधानसभा में अनुपूरक बजट पर चर्चा होगी। तो आपको बता दें, बीते दिन भी काफी ज्यादा हंगामा हुआ, जिसके चलते कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा था। उसके बाद आज भी भारी हंगामे के आसार जताए जा रहे हैं। तो आज विधानसभा में मानसून सत्र का तीसरा दिन है। हालांकि विधानसभा में अनुपूरक बजट भी पेश होना है, इस विषय पर भी चर्चा हो सकती है। तो कांग्रेस के विवाद को लेकर विपक्ष हमलावर है। विपक्ष भी सरकार से जवाब मांग रहा है। बीते दिन भी सदन में हंगामा हुआ था, जिसके चलते संसद की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा था और आज तीसरा दिन है कार्यवाही का, हंगामे के आसार। और अगली बड़ी खबर भी रायपुर से है। कांग्रेस विधायक बृहस्पत सिंह को शो कॉज नोटिस जारी किया गया है। बृहस्पत सिंह से पार्टी ने जवाब भी मांगा है। पीएल पूनिया ने नोटिस जारी किया। काफिले पर हमले को लेकर विवाद चल रहा है। बृहस्पत सिंह ने टीएस सिंहदेव पर आरोप लगाए। तो आपको बता दें कि काफिले पर हमले के बाद बृहस्पत सिंह ने टीएस सिंहदेव पर आरोप लगाए थे, जिसके बाद भावनात्मक हुए थे टीएस सिंहदेव। और अब कांग्रेस विधायक बृहस्पत सिंह को शो कॉज नोटिस जारी किया है। पीएल पूनिया ने ये नोटिस जारी किया है और जवाब मांगा है। तो काफिले पर हमले को लेकर विवाद चल रहा है। बृहस्पत सिंह ने टीएस सिंहदेव पर गंभीर आरोप लगाए थे। सदन के बाहर चले गए और उनकी भावनाओं को समझते हैं। गंभीर आरोप उनके ऊपर लगाए गए और उस सब को ध्यान में रखते हुए विधायक के खिलाफ भी शो कॉज नोटिस जारी करने के आदेश है और कल समस्या का पूरा समाधान हो जाएगा। और छत्तीसगढ़ में विधायक बृहस्पत सिंह के काफिले पर हमले के बाद मचा सियासी बवाल एक बार लगा कि सोमवार शाम थम गया है, लेकिन मंगलवार को जब सदन शुरू हुआ तो टीएस सिंहदेव के वॉकआउट के बाद इस विवाद ने नया मोड़ ले लिया। कांग्रेस की लड़ाई सड़क और सदन से होते हुए फिर सड़क पर आ गई। वहीं बीजेपी ने भी गर्म लोहे पर चोट मारने में देर नहीं की। हालांकि शाम होते होते कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी पीएल पूनिया ने विधायक बृहस्पत सिंह को नोटिस जारी कर दिया। कांग्रेस की अंदरूनी सियासत गरमाई, 28 साल की लड़ाई सदन तक आई। सदन में सामने आई टीएस बाबा की नाराजगी। विपक्ष ने भी विवाद में दिखाई अपनी मौजूदगी। आखिर कब थमेगा कांग्रेस का सियासी संग्राम? छत्तीसगढ़ में विधायक बृहस्पत सिंह के काफिले पर हुए हमले के मामले ने उस वक्त नया मोड़ ले लिया जब विधानसभा में गृह मंत्री के बयान के बाद स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने अपनी सरकार के खिलाफ ये कहते हुए वॉकआउट कर दिया कि जब तक इस मामले में सरकार का सही जवाब नहीं आता तब तक मैं अपने आप को सदन में खड़े होने लायक नहीं समझता। टीएस सिंहदेव इतना बोलकर अपनी सीट छोड़कर चले गए। सदन से बाहर निकलते हुए टीएस सिंहदेव काफी भावुक दिखाई दिए। सदन की कार्रवाई से आप ले सकते हैं। टीएस सिंहदेव के इस अचानक कदम से कांग्रेस में हड़कंप मच गया। आनंद फानंद में मुख्यमंत्री और वरिष्ठ मंत्रियों की बैठक शुरू हो गई। इधर टीएस सिंहदेव ने अपने बंगले पहुंचकर नो एंट्री का बोर्ड लगवा दिया। इधर सरकार की तरफ से रविंद्र चौबे बोले, किसी गलतफहमी की वजह से टीएस सिंहदेव सदन छोड़कर चले गए हैं, सब ठीक हो जाएगा। हमें ऐसा लगता है कि ये गलतफहमी के कारण हुआ है। माननीय सिंहदेव साहब से बातचीत करके सब मामला सुलझा लिया जाएगा। बात दिल्ली तक पहुंची और प्रदेश प्रभारी पीएल पूनिया ने मुख्यमंत्री और सिंहदेव से बात की। इसके बाद सिंहदेव मुख्यमंत्री से मिलने विधानसभा पहुंचे और कई वरिष्ठ मंत्रियों के साथ उनकी बैठक शुरू हुई। टीएस सिंहदेव जी जो असेंबली में जो वक्तव्य दे के बाहर आ गए, तो वो भी मैं समझता हूँ कि भावात्मक एक उनका कदम है और उसका समाधान होगा, निकल जाएगा। उम्मीद जताई जा रही थी कि बैठक में मामला सुलझा लिया जाएगा, लेकिन टीएस सिंहदेव ने ये कहते हुए इसे और उलझा दिया कि वो अपने स्टैंड पर कायम है।
वहीं कैबिनेट में उनके सहयोगी मोहम्मद अकबर कहते नजर आए कि बाबा नाराज नहीं है। मैंने जो बयान दिया मैं तो उसी पे कायम हूँ, जैसी परिस्थिति रहेगी उस हिसाब से। मामला कुछ है ही नहीं, जिस तरीके से जो प्रचारित किया जा रहा है ना, उस टाइप की कोई बात नहीं है। उनको सूचना दी गई और वो आ गए, आपस में मिलजुल के बैठक हुई, बातचीत हुई और अन्य मामले भी थे जिसके बारे में चर्चा हुई। इधर इस पूरे एपिसोड ने बीजेपी को सरकार पर हमला बोलने का भरपूर मौका दे दिया। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने कहा कि सरकार 2.5 साल में पूरी तरह बिखर चुकी है। 2.5 साल आते आते सरकार पूरी तरीके से बिखर चुकी है। बिखरने की चरम स्थिति आज हाउस के अंदर देखने को मिला कि सरकार का मंत्री, जवाबदार मंत्री आज सरकार के प्रति अविश्वास प्रकट करता है। विवाद जारी है, सियासी सुलह की कोशिशें भी जारी हैं, लेकिन हल निकलता दिखाई नहीं दे रहा है। टीएस सिंहदेव के तेवर ये बताने के लिए काफी है कि वो भी जल्दी मानने वाले नहीं हैं। लिहाजा कह सकते हैं कि आने वाले कुछ दिन और छत्तीसगढ़ कांग्रेस के लिए कुछ इसी तरह से उथल पुथल से भरे हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट किया। चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज को लेकर उपजे विवाद पर उन्होंने ट्वीट किया और कहा कि तरह तरह के जो कयास लगाए जा रहे हैं वो सब निराधार हैं। इससे प्रदेश में एक नया मेडिकल कॉलेज बनाने का समय बचेगा। इससे प्रदेश को हर साल 150 डॉक्टर मिलेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सभी आरोपों को खारिज किया है और कहा कि तरह तरह के जो कयास लगाए जा रहे हैं वो सब निराधार हैं। चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज को लेकर उपजे विवाद पर सीएम ने ट्वीट किया और लिखा कि इससे प्रदेश में एक नया मेडिकल कॉलेज बनाने का समय बचेगा और प्रदेश को हर साल 150 डॉक्टर्स मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं। सुकमा से खबर है, नक्सलियों ने बैनर पोस्टर लगाए हैं। भेजी और इलाड मदगू सड़क पर नक्सलियों ने पर्चे भी फेंके हैं। नक्सलियों की कोंटा एरिया कमेटी ने पर्चे फेंके। 28 जुलाई से 3 अगस्त तक शहीद सप्ताह मनाने का ऐलान किया है। तो 28 जुलाई यानी कि आज से नक्सलियों ने शहीद दिवस मनाने का ऐलान किया है। 3 अगस्त तक मनाया जाएगा। इसके लिए बैनर भी लगाए और पर्चे फेंके हैं कुछ क्षेत्रों में। नक्सल मुक्त, ये शब्द ही अपने आप में राहत भरा है। ये शब्द गोलियों, खून खराबे और नक्सली आतंक से लाल हो चुकी हरी भरी फिजाओं के शब्द होने की आहट का एहसास कराता है। और खुशी की बात यह है कि ये शब्द सरकार होने के बाद आकार भी लेने लगा है। पहली बार दंतेवाड़ा जिले में 15 गांवों के नक्सल मुक्त होने की घोषणा स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त के खास मौके पर की जाएगी। देखिए खास रिपोर्ट में। नक्सलवाद और नक्सल मुक्त कहने को दो शब्द भर हैं, लेकिन इन दोनों के बीच समाया है दशकों का रक्त रंजित इतिहास, जिसकी पीड़ा उस वर्ग ने झेली है जो विकास की कतार में सबसे अंतिम पायदान पर खड़ा है। लेकिन अब उम्मीद की किरण नजर आने लगी है और निश्चित तौर पर ये रोशनी इस वर्ग के जीवन में एक नई सुबह लेकर आएगी। जिले की पुलिस अलग अलग बिंदुओं के आधार पर 20 से ज्यादा गांवों का सर्वे कर उन 15 गांवों को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर नक्सल मुक्त घोषित करेगी, जो साल भर के अंदर नक्सलियों से आजाद हुए हैं। 10 प्रश्नों की प्रश्नावली के ऊपर दोबारा उसको असेस किया जा रहा है कि वहाँ पे सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन है कि नहीं, नक्सली वहाँ मीटिंग लेते हैं कि नहीं, आर्म्ड कार्डर आते हैं कि नहीं, लवी वसूली होती है कि नहीं, फवान विभाग के लोग वहाँ पर जा पाते हैं कि नहीं, पुलिस फोर्स कम मात्रा में वहाँ पर पेट्रोलिंग कर पाती है कि नहीं। इस पे दोबारा अभी आकलन किया जा रहा है और 15 अगस्त को हमें उम्मीद है कि हम 15 गांव जो पहले ऑरेंज या रेड में थे उसको भी नक्सल मुक्त घोषित कर पाएंगे। कहा जाता है कि सुरक्षा बलों की मौजूदगी के कारण ये संभव हो सका है। गांव की स्थिति के अनुसार रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में भी बदलाव हो सकता है। पुलिस ने जिले के कुल 149 ग्राम पंचायतों को 3 कैटेगरी में बांटा है। अति संवेदनशील ग्राम पंचायत 33, संवेदनशील ग्राम पंचायत 42, सामान्य ग्राम पंचायत 72। वहीं नक्सल समस्या के जानकार कहते हैं कि गांवों का नक्सल मुक्त घोषित होना सुखद है, लेकिन पुरानी घटनाओं को देखते हुए सबक लेने की भी जरूरत होगी। इन क्षेत्रों में ढील देते ही नक्सली एक बार फिर
अपना वर्चस्व स्थापित करने के साथ लोगों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं। इसलिए सुरक्षा बलों की सतर्कता और सक्रियता दोनों जरूरी है। जिन लोगों ने आत्मसमर्पण किया था उनकी भी हत्याएं हुई हैं। तो सवाल सिर्फ ये नहीं कि आपने गांव को नक्सल मुक्त घोषित कर दिया, इसके बाद में फिर आप वहाँ चले आए, फिर नक्सलवादी फिर वहाँ आने लग गए, या कि गांव वालों को राइड करने लग गए कि तुमने ऐसा क्यों किया। तो मुक्त करने के बाद में उन 15 गाँव में निरंतर पुलिस का आना जाना, प्रशासन का आना जाना, डेवलपमेंट के लिहाज से देखना, सुरक्षा के लिहाज से देखना, ये भी जरूरी कदम होगा। दंतेवाड़ा के इन 15 गाँव के लोगों के लिए ये स्वतंत्रता दिवस वाकई अनूठा होगा, जब वो लाल आतंक के साए से निकलकर एक नई फिजा में चैन की सांस लेते हुए विकास की दिशा में अपना पहला कदम रखेंगे। प्रशांत गजभिये, बंसल न्यूज, जगदलपुर। और नारायणपुर से खबर है, 200 से ज्यादा नक्सल पीड़ित परिवारों की बैठक हुई है। नक्सल समस्या और पीड़ित परिवारों को लाभ दिलवाने बैठक आयोजित की गई थी। सरकार की योजनाओं का लाभ दिलवाने की ये बैठक थी। तो नक्सल पीड़ित परिवार चुनाव कर रहे हैं, कमेटी गठित कर पदाधिकारियों का चुनाव कर रहे हैं। नारायणपुर के नक्सल पीड़ित वार्ड शांतिनगर में बैठक हुई थी। नक्सल समस्या और पीड़ित परिवारों को लाभ दिलवाने के लिए इस बैठक का आयोजन हुआ था। तो सरकार की योजनाओं का लाभ दिलवाने के लिए ये बैठक की गई। नक्सल पीड़ित परिवार चुनाव भी कर रहे हैं, कमेटी गठित कर पदाधिकारियों का चुनाव कर रहे हैं। नारायणपुर के नक्सल पीड़ित वार्ड शांतिनगर में बैठक हुई थी। और आइए बढ़ते हैं रायपुर की ओर। छत्तीसगढ़ में कोरोना का ग्राफ कम हुआ है। अगर बात करें 24 घंटे की, तो कोरोना के 128 नए मरीज मिले हैं, 2 की मौत हुई है। 254 मरीज स्वस्थ होने के बाद घर भी लौटे हैं। बस्तर में 18, बीजापुर में 10 मरीज सामने आए, बालोदाबाजार में 8 और सरगुजा में 6 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले। तो अब छत्तीसगढ़ में कोरोना का ग्राफ कम हुआ है। 24 घंटे में 128 कोरोना के केस सामने आए हैं और 2 लोगों की मौत हुई है। 254 मरीज स्वस्थ होने के बाद घर भी लौटे हैं। बिलासपुर नगर निगम को बिजली विभाग से भेजे गए 50 करोड़ से ज्यादा की राशि के बिल को देखकर नगर निगम अधिकारियों के होश उड़ गए हैं। अधिकारियों ने भुगतान की जांच की तो पता चला कि नगर निगम से वित्तीय वर्ष 2019-20 और 2020-21 में बिजली बिल का भुगतान नहीं किया गया है, जिससे बिजली बिल की राशि बढ़ गई है। दरअसल नगर निगम ने बिजली विभाग से अपने कार्यालयों के साथ साथ उद्योगों, उद्यानों, तरण पुष्कर, पंप हाउसों और पानी की टंकियों, स्ट्रीट लाइट समेत अन्य भवनों को मिलाकर करीब 350 से ज्यादा बिजली कनेक्शंस ले रखे हैं। प्रदायकर्ता कंपनी है CSEB, CSPDCL, उसके अधिकारी जो 3 जोन के अधिकारी हैं, तीनों जोनों के अधिकारी के साथ एक मीटिंग किया हुआ है और सभी मीटर्स जिनकी उन्होंने रीडिंग दी है उनका वेरिफिकेशन उनसे मिलकर कर रहे हैं। निश्चित तौर पे इससे हो सकता है कि अगर बिजली बिल ज़्यादा आया हो तो उस पर उनके समक्ष रखेंगे इस बात को। चंडीगढ़ से लौटने के बाद सुकमा के सहदेव ने सीएम भूपेश बघेल से मुलाकात की। मुख्यमंत्री आवास में हुई मुलाकात के दौरान सीएम भूपेश बघेल ने गाना सुनने की ख्वाहिश जताई तो झट से सहदेव ने गाना शुरू कर दिया। सोनू मेरी डार्लिंग, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। गाना सुनकर सीएम बघेल ने कहा वाह। इसका वीडियो भी उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर किया और बच्चे को बधाई दी।
चलिए आगे बढ़ते हैं। बस्तर के खूबसूरत नज़ारों की बात हो और केशकाल घाट का जिक्र ना आए, ऐसा कभी नहीं हो सकता। बस्तर के केशकाल घाट से रोजाना हजारों मुसाफिर उसकी खूबसूरती को निहारते हुए गुजरते हैं, लेकिन आज तक ये नहीं जान पाए कि आखिर केशकाल घाट का नज़ारा ऐसा कैसे बन पाया। आज इस रिपोर्ट में हम आपको केशकाल घाट की रोचक यात्रा से रूबरू कराते हैं। बस्तर के खूबसूरत नज़ारों का जिक्र हो और केशकाल घाट का जिक्र न हो, ऐसा कभी हो नहीं सकता। बस्तर के केशकाल घाट से रोजाना हजारों मुसाफिर उसकी खूबसूरती को निहारते हुए गुजरते हैं। बस्तर हरा भरा प्राकृतिक सौंदर्य से लबरेज, हर तरफ खूबसूरत नजारे और इसी खूबसूरती में चार चांद लगाता केशकाल घाट। कभी ये जगह उबड़ खाबड़ पहाड़ हुआ करती थी, लेकिन आज ये बस्तर की लाइफलाइन बन चुकी है। इसके बनने के पीछे की कहानी भी काफी रोचक है। लोग बताते हैं कि केशकाल घाट का इतिहास लगभग 142 साल पुराना है। तत्कालीन राजा भैरमदेव ने 1879 में उत्तर प्रदेश के ठेकेदार से इस पहाड़ को तोड़वाकर रास्ते का निर्माण करवाया था। इस घाट में 12 सर्पिलाकार मोड़ हैं, जो इस घाट के सफर को और भी रोचक बनाते हैं। तत्कालीन महाराजा बस्तर भैरमदेव द्वारा बस्तर में आवाजाही के लिए सुविधा के लिए घाट को तोड़ करके घाट बनाने को सोचा। उनके द्वारा उस टाइम में जो प्रथाएं थी कार्य करवाने को, उस हिसाब से कार्य करवाए और इस घाट का में आने जाने लायक आवाजाही के लिए रास्ता बनवाए। घाट निर्माण के लिए बाहर से हजारों मजदूरों को लाकर बसाना शुरू किया गया, जिन्हें बसने के लिए जमीन भी दी गई, जो सप्ताह में 6 दिन घाट निर्माण में कार्य करते थे और एक दिन अपनी जमीन पर खेतीबाड़ी का काम भी किया करते थे। इस लंबे अंतराल के बाद उन मजदूरों के सहारे पहाड़ का सीना चीरकर बिना किसी मशीन के सिर्फ मजदूरों के हाथों के सहारे बड़ी बड़ी चट्टानों को तोड़कर रास्ते का निर्माण कार्य शुरू किया गया। बाहर के आदिवासियों को, बाहर के लोगों को लाला के यहाँ बसाया, उनको खेती करने के लिए ज़मीन दिया। वो मजदूर यहाँ 6 दिन काम करते थे, एक दिन अपनी खेती के लिए काम करते थे और धीरे धीरे वही बसाहट केशकाल के बस्ती के तौर पर हो गया। इसमें हजारों लोगों ने काम किया और बहुत दूर दूर के लोग आकर यहाँ काम किए। आज भी घाट के शीर्ष भाग में अंग्रेजों के बनाए हुए रेस्ट हाउस मौजूद हैं, जहां वो अक्सर घूमने केशकाल घाट आया करते थे। लेकिन लोग आज भी इस घाट का जनक राजा भैरमदेव को मानते हैं। शुरुआत तो महाराजा साहब ने की, उसके बाद देश गुलाम हुआ, अंग्रेज लोग आए। निश्चित ही अंग्रेजों का भी इसमें थोड़ा बहुत योगदान रहा है, लेकिन हम उसको ज़्यादा महत्व नहीं दे सकते क्योंकि ये कल्पना तो महाराजा साहब की थी। आप यहाँ पर देखेंगे घाटी के शीर्ष पर एक रेस्ट हाउस बना हुआ है, वो अंग्रेज़ों की देन है। उसके बाद यहाँ पर वो विहार करने आते थे, घूमने आते थे, वो रुकते थे, तो थोड़ा बहुत योगदान अंग्रेज़ों का माना जा सकता है। घाट में सड़क मार्ग नहीं होने से लोग गधे, खच्चर या पैदल ही आवागमन पहाड़ी रास्तों से किया करते थे, जिसमें उनका आने जाने में लंबा वक्त ज़ाया होता था। इसके अलावा इस पहाड़ में कई दुर्लभ जड़ी बूटियां मौजूद हैं, जिसके रिसर्च पर स्थानीय से लेकर बाहर के वैज्ञानिकों की आवाजाही होती रहती है। आदमी इसका लुत्फ उठाना है तो स्वयं आकर के देखे, कितना मनोरंजन दृश्य है। यहाँ चारों तरफ पहाड़ियाँ हैं, घाट है, पर्याप्त मात्रा में कई प्रकार की जड़ी बूटियाँ हैं, जिसको वन विभाग द्वारा भी संरक्षण किया गया है। वैद्यों के द्वारा, लोकल वैद्य जो हैं, इनके द्वारा भी यहाँ का खोज करके संग्रहण किया गया है। बाहर से भी लोग जड़ी बूटी संबंध में आकर के कई बार यहाँ से परीक्षण जांच करके सत्यापन भी हुआ है। 142 साल पुराने केशकाल घाट का नजारा जितना मनोरम है, उसका इतिहास भी उतना ही रोचक है, जो बस्तर को विकास से जोड़ने में एक महती भूमिका अदा कर रहा है। बस्तर का इतिहास हमेशा से रोचक और अनोखा रहा है, जिसमें केशकाल घाट भी शामिल है। कैमरा पर्सन राहुल के साथ प्रकाश ठाकुर, बंसल न्यूज कांकेर। और चलिए अब मौसम की बात कर लेते हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कई जिलों में भारी बारिश के आसार जताए गए हैं। मौसम विभाग ने भारी बारिश की आशंका जताई है। ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है। भोपाल, जबलपुर, सागर, सतना में भारी बारिश का अलर्ट है। श्योपुर, मुरैना, भिंड, दतिया, गुना में भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। ग्वालियर, शिवपुरी, अशोकनगर में ऑरेंज अलर्ट है। नीमच, मंदसौर, विदिशा, छतरपुर, बालाघाट में येलो अलर्ट जारी किया गया, यानी कि यहाँ भी हल्की बारिश हो सकती है। राजगढ़, आगर, पन्ना, शहडोल और टीकमगढ़ में भी येलो अलर्ट जारी किया गया है। बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के क्षेत्र के चलते बारिश की संभावना है। छत्तीसगढ़ में बिलासपुर, सुकमा, रायपुर में बारिश का अलर्ट जारी किया। वहीं कांकेर, कोरबा, कोरिया, जशपुर, जांजगीर चांपा में भी
भारी बारिश की संभावना जताई गई है। तो अलग अलग क्षेत्रों में येलो अलर्ट और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। और अब खेल की बात कर लेते हैं। कोलंबो से खबर मिल रही है, आज भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा T20 मुकाबला होगा। कृणाल के कोरोना पॉजिटिव आने पर मंगलवार को नहीं हुआ था मैच, लेकिन अब कृणाल के संपर्क में आए सभी खिलाड़ियों की रिपोर्ट नेगेटिव आ गई है और रात 8 बजे मुकाबला शुरू होगा। सीरीज में 1-0 से भारत आगे चल रही है। तो अब देखना होगा कि आज का मुकाबला कैसा होता है, भारत के पक्ष में होता है या नहीं। कृणाल पांड्या के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद बीते दिन मुकाबला स्थगित कर दिया गया था, जिसके बाद सभी खिलाड़ियों का कोरोना टेस्ट किया गया और अब 1-0 से भारत सीरीज आगे चल रही है। अब देखना होगा कि क्या कुछ परिणाम आते हैं। हालांकि ये पूरी युवा टीम इस बार श्रीलंका के साथ मुकाबले में उतरी है।